रदरफोर्ड का रिलेटेड टॉपिक है ये। दिस इज कॉल्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट तो हम लोगों ने एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, E इक्वल्स टू टोटल एनर्जी का था माइनस एम E रेज टू 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर E रेज टू 4 बाय H का स्क्वायर Z का स्क्वायर बाय N का स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा एक्सप्रेशन एनर्जी का जो हमने डिराइव किया था। जहां मैंने बोला था, हालांकि तुमको ये फॉर्मूला डिराइव करने आ सकता है, इसमें तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं मैं, इसलिए एम ई रेज टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, माइनस के साथ हो गया। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है कोई भी ऑर्बिट से, ठीक है, n1 n2 ऑर्बिट से जब वो जंप करेगा n1 ऑर्बिट में, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? तो एनर्जी हो जाएगी E2 माइनस E1। दिस इज इक्वल्स टू माइनस m e रेज टू 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर Z का स्क्वायर, Z तो एटॉमिक नंबर है वो तो फिक्स ही रहेगा, n2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर ये वैल्यू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, Z का स्क्वायर n1 का स्क्वायर। दिस इज E2 माइनस E1। और E2 माइनस E1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? SC बाय लैम्डा लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? m e रेज टू 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर Z स्क्वायर कॉमन हो गया 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू, SC को नीचे भेज दो, m e रेज टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर, और यहाँ पे H का जब HC नीचे आएगा यहाँ पे हो जाएगा H का क्यूब C, Z का स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू, ये जो पूरा का पूरा तो कांस्टेंट तुम्हें दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट, R Z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो, तुमको वेवलेंथ निकालनी हो ना कि किसी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट पे जाने के लिए क्या वेवलेंथ होगी, तुमको मैंने बता के रखा हुआ है। फिर तुम दोनों दोनों के एनर्जी डिफरेंस निकालो, माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर से एनर्जी डिफरेंस निकालो, HC बाय लैम्डा से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर हमको ये फॉर्मूला भी याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ मैं तुम्हें बताऊं, ये जो फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला जो है पहले दे दिया गया था बोर के रिसर्च से पहले, ये फॉर्मूला आ चुका हुआ था। ये फॉर्मूला देने वाला था बाल्मर। ही वाज अ मैथमेटिशियन, वो एक्चुअली टीचर था एंड ही वाज अ मैथमेटिशियन, और उसने पता ये फॉर्मूला पहले दे दिया था। हालांकि मैंने बोला ना कि कितनी बार फॉर्मूलाज दे दिए जाते हैं लेकिन उसके पीछे का लॉजिक पता नहीं होता कितनी बार। ठीक है, देखा कि फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, और आज भी पता है क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो है, लेकिन उनको फिजिक्स के तरीके से उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो दिस वाज इवन गिवन बिफोर बाय बोर्स। ठीक है, दिस वाज गिवन बाय एक्चुअली बाल्मर। ठीक है, और बाल्मर सीरीज भी थी ना, यहाँ पे n1 को बोला था 2, और बाल्मर ने पता ये जो n1 2 था और ये n था, 2 जो था बाल्मर ने दिया था, और बाल्मर ने जब ये फॉर्मूला दिया ना तो उसने प्रेडिक्ट भी ये किया था
कि देखो 2 पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, 1 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है। उसने प्रेडिक्ट पहले कर दिया था बाल्मर ने। और फिर लाइमन आया था तो उसने एन को 1 के लिए प्रूव करके दिखाया था, उसका स्पेक्ट्रम दिखाया था। पास्चन आया था, ब्रैकेट आया था, उन लोगों ने फिर उसके स्पेक्ट्रम दिखाया भी था, ठीक है। लेकिन बाल्मर ने N2 का दिखाया, N2 का प्रूव किया था, उसका स्पेक्ट्रम दिखाया था। और ये अच्छा, उसके बाद ये हमारा हो गया। दिस इज कॉल्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है? ये रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट क्या कहलाता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। और आर की जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू है 1.090 इंटू 10⁻⁷ मीटर⁻⁻। बाल्मर, ये थ्योरेटिकल वैल्यू थी, और जो बाल्मर ने निकाली थी एक्सपेरिमेंटली ना, अपने एक्सपेरिमेंट से दोनों मैच कर रही थी, ठीक है। अच्छा, रेडबर्ग कांस्टेंट का इसको नोट कर जाना सबको, ठीक है, कि रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। रेडबर्ग यूजेस ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट अगर आ जाता है एग्जाम में, इसके ना बेसिकली दो यूज है। टू डिटरमाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमें कोई भी अगर एटम है, उसके लिए हमको Z पता है, हम उसके लिए N1 को पुट कर देंगे 1, और N2 को पुट कर देंगे इंफिनिटी। R की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमें लैम्डा मिल जाएगा। उस लैम्डा को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? Hc के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा? उससे आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा, है ना। कि वेवलेंथ, अगर मान लो जब N1 1 है, N2 इंफिनिटी है, तो क्या वेव, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर सेकेंड ऑर्बिट से, अगर इलेक्ट्रॉन आता है फर्स्ट ऑर्बिट, तो क्या इंफिनिटी से अगर अगर जंप करता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे, ठीक है, तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा? मतलब 1 से लेके इंफिनिटी में जाएगा तो कितनी एनर्जी वो गेन करेगा? वही होगी। और उससे हमको वेवलेंथ मिल जाएगा। वेवलेंथ को हम लोग एचसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एचसी बाय लैम्डा हमें क्या देता है? एनर्जी देता है ना। और दूसरा इसका होता है यूज टू डिटरमाइन, टू डायरेक्टली टू डिटरमाइन वेवलेंथ। ये अगर रेडबर्ग का यूज अगर आते हैं तो ये 2 पॉइंट लिख करके वहां पे, कुछ खास नहीं ऐसा इसका, सिंपल है। अब हम आते हैं, नया टॉपिक हमारा होगा, ठीक है। नया नया न्यू टॉपिक इज रदरफोर्ड मॉडल हो गया, ठीक है। सबसे पहले जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, फिर वो गलत हुआ, फिर रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है, उसमें कुछ खामियां थी। फिर नील्स बोर ने दिया था, ठीक है। फिर नील्स बोर का काफी हद तक सही था, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो नया टॉपिक होगा ना, दैट इज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। देखो, जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर जो आज हम पढ़ते हैं ना, इतनी आसानी से ये नहीं आया था, ठीक है। बहुत सारी थ्योरी को प्रपोज किया गया था कि न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने ये तो बोल दिया था कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज कैसे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो देखो, ये 1935 की बात है, जब जेम्स कैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। उसके पहले न्यूट्रॉन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो उसके पहले क्या था कि जो रदरफोर्ड, जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर था ना, उसको खाली वहां पे इमेजिन किया गया था। और बोला गया था कि जो एक्चुअली कोई भी अगर न्यूक्लियस होता ना किसी भी एटम का,
उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाजू में भी रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। दिस वाज द मोस्ट कॉमन, जो सबसे फेमस थ्योरी जो थी, करेक्ट थ्योरी के पहले जो रॉन्ग थ्योरी थी, ठीक है, वो ये थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। ये गलत थ्योरी थी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि जो न्यूक्लियस होता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मान लो हीलियम एटम। अब हीलियम एटम का मास नंबर होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है, मतलब 2, इसके पास 2 प्लस चार्ज है। तो बोला कि हीलियम किससे बना हुआ है? हीलियम बना हुआ है एक न्यूक्लियस से, जिसके अंदर 4 प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये थ्योरी को सजेस्ट किया गया। दिस वाज द थ्योरी प्रपोज, ठीक है। और ये थ्योरी को कुछ बातें सपोर्ट भी कर रही थी, ठीक है। सपोर्ट क्या-क्या कर रही थी देखो, कि पहली बात तो कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से। और बोला गया कि ऐसा होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल रहे न्यूक्लियस से, तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात इस बात को साबित भी कर रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला था, ठीक है, कि दिस मेक्स एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब दो थ्योरी जो थी इसको इसको सपोर्ट कर रही, ठीक है। तो ये थ्योरी मान ली गई एक बार के लिए, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम कैसे आना स्टार्ट हो गई? देखो, याद रखना, अगर हम कोई भी थ्योरी को सजेस्ट करते और हमारा एक्सपेरिमेंट अगर या हमारा कैलकुलेशन अगर उस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता, तो वो थ्योरी गलत हो जाती है। अब गलती कहाँ पे हो रही थी? देखो, पहला, फेलियर ऑफ, दैट वाज प्रपोजल ऑफ द थ्योरी, ठीक है। अब बात करें हम लोग, ये किसका था? इसका प्रपोजल था, ठीक है। क्या प्रपोजल था? कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी मूव करते हैं, ठीक है। हेलो, बोलो राज। हाँ, ओ, हाँ, तो उसपे मैंने क्या बताया कि ये इसके सपोर्ट पे था, ठीक है। अभी इसके बाद सेकंड पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे। हेलो, हाँ, 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 बात हो गया, ठीक है, क्लास के अलावा बात। सेकंड अब बात करते हैं इसका शॉर्ट कमिंग। तो पहली शॉर्ट कमिंग क्या थी इसकी? कि ये जो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होते थे, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो बीटा रे से देखा गया, द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड हैव काइनेटिक एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी थी किसकी? 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन। बट कैलकुलेटेड एनर्जी
of electron in nucleus was 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ह्यूज डिफरेंस इन एनर्जी मेड थ्योरी अनएक्सेप्टेबल। देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है एनर्जी का। जो बीटा पार्टिकल निकलते हैं ना, उनकी एनर्जी कितनी होती है, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन में होती है ना न्यूक्लियस के अंदर, उसकी एनर्जी कितनी थी, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक खाली तुमको मैं एक ब्रीफ तरीके से समझाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ एग्जाम में सब जाएगा नहीं। तुम लोगों ने पढ़ के रखा होगा ना हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, वो था ना कि चेंज इन मोमेंटम पी डेल्टा एक्स इक्वल टू एच बाय 2 पाई था। तो जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, ठीक है, उसका हमको डेल्टा एक्स पता होगा क्योंकि न्यूक्लियस का साइज हमको पता होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। ठीक है, तो उसका चेंज इन पोजीशन में डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू पता होगी। इससे हम लोगों ने मोमेंटम निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है पी स्क्वायर बाय 2m होता है। इससे हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी जो आई थी ना, वो 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और देखा गया कि उस दोनों में जो निकलता है इलेक्ट्रॉन और जो थ्योरेटिकल एनर्जी होनी चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल मैच नहीं कर रहा था। अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल मैच नहीं करता है तो वो थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चाहो ना तुम खाली इट वाज ये क्या कहते हैं एनर्जी कैसे कैलकुलेट हुई थी, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, हालांकि एग्जाम में कुछ काम नहीं है इसका। एनर्जी वाज एनर्जी इन न्यूक्लियस वाज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, सेकंड, तो ये पहले सबसे ये फेल हो गया। उसके बाद द स्पिन्स ऑफ द थ्योरेटिकल स्पिन of electron and proton did not match the experimental value। ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा था। मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो मान लो कि अगर कहीं पे मान लो प्रोटोन है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तुम अगर कॉम्बिनेशन देखो ना, प्रोटॉन का 1/2, इलेक्ट्रॉन का 1/2, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का -1/2, ठीक है, तो 1/2 आता। ठीक है, मान लो इसको दोनों को प्लस लेके इसको माइनस ले लिए। ठीक है, कुछ भी कर लो, ठीक है, इसको माइनस लेकर के इसको प्लस ले लो, तो कुछ भी कर लो। तो जो स्पिन जो देखा गया था एक्सपेरिमेंटली वो 1 था। लेकिन अगर हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन, हमने जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते थे, +1/2, +1/2, -1/2, -1/2, -1/2, +1/2, किसी से भी 1 नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्पिन की वैल्यू थी और जो थ्योरेटिकल स्पिन की वैल्यू थी, वो मैच नहीं कर रही। ठीक है, ये भी एक कारण था कि ये जो थ्योरी थी वो फेल कर गई। और तीसरी चीज कि याद रखना एक चीज और, एक टर्म होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, खाली इतना याद कर जाओ। और अगर हम मान लो कि बोला गया कि मैग्नेट इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से बहुत ज्यादा होना चाहिए। दोनों का चार्ज सेम होता है, कांस्टेंट सारे सेम आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के मास से लगभग 1800 गुना कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से 1800 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम आई कि जब ऐसा है तो उन लोगों ने क्या किया, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट नापा। और उनका ये अंदाजा था कि न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्यों, मान लो अगर दो इलेक्ट्रॉन है 1800 1800 और दो प्रोटॉन है, ठीक है, तो मान लो उसका प्रोटॉन का अगर मान लो 1 लेते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन का 1800 गुना ज्यादा हो जाएगा। -2 कितना होना चाहिए? लेकिन न्यूक्लियस का नाम पाके खाली 2 आ रहा था। तो -2 आ रहा है या -4 आ रहा था, ठीक है? -2 ही आ रहा, हाँ -4 आ रहा होगा। अब इतना आना चाहिए था एक्चुअली उसका मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो मैग्नेटिक मोमेंट बहुत-बहुत कम आ रहा था। मतलब ये क्लियर बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन अगर होता ना तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती। लेकिन वहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना वो काफ़ी कम आ रहा था, ठीक है? इसका इंडिकेशन ये क्लियरली बताता था कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये वो देखा, आगे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। द experimental value of magnetic moment was much less than theoretical value of was much much less than theoretical value of this indicated there was no electron in nucleus, ठीक है? ये हमारी शॉर्टकमिंग जो थी वो भी बोला गया कि ये 3 कारण से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है? और हमको पता है वो थ्योरी गलत है, हमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है? आज हमारे लिए इस चीज़ को समझ पाना बड़ा आसान है, लेकिन कोई भी जब नई चीज़ ढूँढी जाती है ना तो उतना आसान नहीं होता उसको ढूँढना, ठीक है? इसको फटाफट नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है थ्योरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, ठीक है? ये जो थे जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई ना, तो बोला गया कि प्रोटॉन के साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली देखी गई थी और थ्योरेटिकली देखी गई थी, वो बिल्कुल से मैच हो रही थी। और पता है न्यूट्रॉन ने एक सब वो तो मैच हो ही रही थी। न्यूट्रॉन ने पता है एक और बहुत बड़ा सवाल का जवाब दे दिया था कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है? अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है तो अ, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्स लगता है तो ये पूछा गया कि उस फोर्स को ओवरकम कौन करता है फिर? तो उस फोर्स को फिर ओवरकम कौन करता है? तो ऐसा बोला गया कि जो न्यूट्रॉन होता है ना, ठीक है? और प्रोटॉन के बीच में कुछ फोर्सेस होते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। वो फोर्स जो होते हैं ना न्यू न्यू प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच करके रखते हैं और प्रोटॉन के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करते हैं, ठीक है? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में कुछ ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, ठीक है? सबको पता है कि इसपे क्या बोला गया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन से बना होता है और न्यूट्रॉन से बना होता है। इनका कॉमन नेम क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है? उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जो मास नंबर होता है दैट इज़ कंट्रीब्यूटेड बोथ बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है? और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत ही कम होता है, ठीक है? ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? 7-8 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा न्यूक्लियर साइज़।
तो न्यूक्लियर साइज के बारे में क्या बोला गया है कि जो वॉल्यूम होता है ना ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जितना ज्यादा उसके अंदर न्यूक्लियस होगा ऑब्वियस सी बात है तो वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा ना, क्योंकि सीधी सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तुम्हारे पास अगर मान लो ऐसे बॉल्स है, ठीक है, जितना ज्यादा इसका हम बोलेंगे कि पार्टिकल्स होंगे वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। तो ये बोला गया, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हम क्या बोल सकते हैं, 4/3 आर को इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मास नंबर क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3। ये सब कांस्टेंट है। दिस implies that r equals to r naught a power 1/3। ठीक है, r naught इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है जो कि 1.2 फर्मी के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमको किसी भी एटम का मास नंबर पता है ना, और हम उसका न्यूक्लियस का रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो सिंपल सा नंबर लेते हैं, किसी का मास नंबर मान लो 64 है, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा आर इक्वल टू आर नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं 1.2 इंटू ए रेज टू 1/3। ठीक है, तो वहाँ पे ए को हम क्या ले लेंगे, 64। 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा, क्या कहते हैं, 4.8 फैरमी हो जाएगा। तो इससे सिंपल, इसको नोट कर जाना खास चीज। उसके बाद न्यूक्लियस शेप ऑफ न्यूक्लियस इज टेकन टू बी स्फेरिकल। सिंपल सी बात है एक्चुअली। मैक्सिमम चीजें जो होती है उनका शेप कैसा होता है, नेचुरली जो चीजें ऑकर होती है स्फेरिकल होता है। अर्थ, मून, सन, सबका शेप कैसा लेते हैं, स्फेरिकल लेते हैं। लेकिन हाँ, न्यूक्लियस का जो शेप होता है ना, स्फीयर से थोड़ा डिविएशन हो सकता है, लेकिन वो डिविएशन जो भी देखा गया पावरफुल माइक्रोस्कोप से वो 10% से ऊपर नहीं है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस डेंसिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आज की क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो न्यूक्लियर डेंसिटी है। न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम बात करते हैं मास ऑफ द न्यूक्लियस की, तो वो हो जाएगा एम ए, मास ऑफ वन न्यूक्लियन इंटू मास नंबर। और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस का अगर देखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 4/3 आर का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, मास इंटू मास नंबर। अब अगर हम बात करें एम इंटू ए बाय 4/3 अभी हमने देखा कि आर क्या था, आर नॉट ए रेज टू 1/3 था। ये हमने जब किया इसको एम ए, 3 ऊपर गया, 4 पाई नीचे रहा, आर नॉट का क्यूब, इसका हो जाएगा ए, ये ए कट गया, तो 3m/4 पाई आर नॉट का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एम क्या हो गया, एम ये था मास नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया, मास ऑफ वन न्यूक्लियस। ये क्या, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। न्यूक्लियन इज अ कॉमन वर्ड यूज फॉर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये हो गया मास नंबर। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी, जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या रहा, 3m। एम क्या हो गया, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। आर नॉट क्या है, 1.2 फर्मी होता है, उसका क्यूब कर दो। और जब मैंने इस पूरे चीज को निकाला ना, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी, पूरी वैल्यूज को पुट करके मास ऑफ वन न्यूक्लियन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 के। आर नॉट कितना हो जाता है, 1.2 फर्मी। फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर।
इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, ठीक है, 2 मार्क का 3 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हाउ विल यू फाइंड द न्यूक्लियस डेंसिटी? तो इसको हम निकालेंगे ना, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर। एक्सट्रीमली लार्ज डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, बहुत ज्यादा डेंसिटी। देख समझ, 2 इंटू 10⁻17 किसको बोलते हैं, ठीक है। समझ लो ना कि एक्चुअली देखो, अगर न्यूक्लियस की बात की जाए ना, तो ये एक फैक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो शायद से अगर तुम्हारे पास पिन, जो पिन होता है, ठीक है, पेपर पिन, उसका तुम अगर जो पिन पॉइंट तुम देखो ना, अगर सिर्फ उतना भी अगर हमने ले लिया न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स ले लिया या प्रोटॉन्स ले लिया, पूरा पैक कर दिया, तो उसका जो मास होगा ना, ठीक है, वो कहते हैं हजारों हाथी के मास से ज्यादा। सोचो इतना भारी, इतना डेंस होता है वो जो न्यूक्लियस होता है। लेकिन फिर हमारे दिमाग में चीज आती है कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब तो एटम से बनी हुई है। सब अगर एटम से बनी हुई है, तो फिर चीजों को उठाना इतना आसान कैसे हो जाता है? जब एटम है तो सबके पास न्यूक्लियस है। तो ये डेंसिटी अचानक से इतनी कम कैसे, मतलब हमको हमारे लिए उठाना कैसे आसान हो जाता है? तो उठाना इसलिए आसान होता है ना, क्योंकि जो एटम होता है ना, उसके अंदर काफी ज्यादा खाली स्पेस होती है। तुमने पढ़ के भी रखा है। ये जो सिचुएशन जो हम देखते हैं ना, दैट इज लाइक ए न्यूक्लियस और एटम के बीच का वही रिश्ता होता है जो कि एक फुटबॉल ग्राउंड और एक गोल्फ की बॉल का होता है, ठीक है। मतलब जैसे गोल्फ की बॉल छोटी सी लगती है पूरे इतने बड़े फुटबॉल ग्राउंड के सामने, वैसे न्यूक्लियस लगता है पूरे के पूरे एटम के सामने। क्योंकि न्यूक्लियस इतना छोटा होता है और एटम में इतनी खाली स्पेस होती है ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल डेंसिटी होती है ना, वो बहुत ही कम हो जाती है। न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा होता है, इसलिए बताओ हम चीजों को आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमने सारे के सारे अगर एटम में से हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर हटा दिया और जितने भी एटम्स है सबको हमने कंबाइन करके एक मुट्ठी में बंद करके खाली न्यूक्लियस रखा, तो वो एक्सट्रीमली डेंस होगा, ठीक है। और यही कारण होता है, अगर तुम पढ़ो ना जा करके, तो जो तुमने पढ़ के रखा है न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, ब्लैक होल, ठीक है, तो वो क्या होता है एक्चुअली, जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं और जो ब्लैक होल होते हैं ना, तो बेसिकली यही होते हैं। उनका जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होता है ना उसके एटम्स के, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स वहाँ प्रेजेंट है, वो सब कुछ वहाँ से सब कुछ वो खत्म हो चुके होते हैं, खाली वहाँ पर बस बचा होता है न्यूट्रॉन्स। और वो न्यूट्रॉन्स जो पूरा का पूरा जब टाइटली पैक हो जाता है, छोटा-सा वॉल्यूम में बढ़ जाता है, तो वो बहुत छोटे से वॉल्यूम होता है, तो उसका वो जो मास होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रेडियस छोटा हो जाएगा, ठीक है? और वहाँ मास बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे खाली बेसिकली बचते न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है? इसलिए हमने पढ़ के रखा था क्लास 2 में, जो पढ़ के रखा था 11th में, एस्केप वेलोसिटी होता है, ठीक है? जो मिनिमम वेलोसिटी कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? इसलिए उसका एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होता है। तो दैट इज कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है। तो याद रखना, दुनिया में सबसे डेंस चीज क्या होती है, तो आंसर है डेंस चीज सबसे दुनिया में न्यूक्लियस है, ठीक है, या न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिराइव करने के लिए अगर आएगा ना, तो इसको ऐसा डिराइव करके आप एग्जाम में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एटॉमिक यूनिफाइड एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास इसको हम लोग शॉर्ट में प्यार से EMU बोलते हैं, ठीक है। अब ये यूनिफाइड एटॉमिक मास क्या होता है? ये देखो, हमको पता है कि जो ये सब तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ के भी रखा हुआ है, ठीक है, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे मैं करवा देता हूँ कि हमने पढ़ के रखा हुआ है कि जो एटम का मास होता है ना, उसको वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको नापा जाता है एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाता है, ठीक है। अभी एटॉमिक मास यूनिट को बनाने के लिए जो हमने जो तरीका यूज किया था, वो हमने कुछ ऐसा यूज किया था कि मास को मेजर करने के लिए जो हमने तरीका यूज किया है, वो हमारा तरीका होता है रिलेटिव का तरीका, ठीक है।
रिलेटिव का तरीका मतलब क्या होगा देखो, रिलेटिव का तरीका मतलब ये हुआ कि मान लो कि जैसे देखो दुनिया में कोई भी चीज़ जो एब्सोल्यूट नहीं होती, ठीक है? हर चीज़ जो हम लेते हैं वो रिलेटिव लेते हैं। जैसे मान लो मास है, तो हमने बोला इस चीज़ का मास 5 केजी है। 5 केजी हमने बोला लेकिन हमारा बैक ऑफ द माइंड क्या है कि वो 5 केजी किससे कंपेयर हुआ होगा? जो प्लैटिनम इरिडियम का जो मास बना बना था, ठीक है? उसके ही सैंपल जो थे पूरे दुनिया में बाँट दिए गए थे और जो हमारा मास 5 केजी है वो उस सैंपल के मास से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव में हमने नापा उस चीज़ को। तो इन द सेम भी हम लोग जब किसी एटम के मास को नापते हैं, तो उसके लिए हमको वहाँ पे रिलेटिव चाहिए होता है। तो वो रिलेटिव चूज़ करने के लिए हमको ना एक ऐसा मास चाहिए, जैसे कि हमने प्लैटिनम इरिडियम का मास बनाया, ठीक है? और उसी से ही हमने बोला कि इसको पूरी दुनिया में बाँट दो, जितने मास होंगे सब इसके रिलेटिव के टर्म्स में ही निकलेंगे। फिर हमने जब एटम के मास को नापना था, तो हमने एक खोज की कि एक ऐसा मास मिल जाए, एक ऐसा हमको मिल जाए जो कि हमारे कंडीशंस को फुलफिल करे। कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या-क्या था देखो, हमको कैसा चाहिए था मास, हमको मान लो हीलियम का मास, हमको मान लो पोटेशियम का मास, कैल्शियम का मास, इन सब का मास हमको चाहिए था, तो हमको कंपैरिज़न करने के लिए स्टैंडर्ड चाहिए। तो पहले स्टैंडर्ड को चूज़ किया गया था हाइड्रोजन, लेकिन फिर क्या हुआ फिर उन्होंने वो सोचा कि नहीं हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने बोला कि ऐसी चीज़ चूज़ करो जो कि दुनिया में हर जगह पाई जाए, ठीक है? तो बोला गया कि एक बोला गया अबंडेंस, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो, मान लो अगर कोई क्लास है, ठीक है? मान लो कोई क्लास में अगर किसी को मॉनिटर बनाना है, कैप्टन बनाना है, तो क्या चीज़ देखी जाएगी उसके लिए? उसके लिए देखा जाएगा उसका अटेंडेंस देखा जाएगा। जो बच्चा रेगुलरली क्लास आता है, ठीक है? उसको सबसे पहले मॉनिटर का बनाने का प्रेफ़रेंस मिलेगा। इन द सेम वे जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाएगा, उसको सबसे ज़्यादा रेफ़रेंस मिलेगा। उसके लिए एक टर्म आया अबंडेंस, ठीक है? उसके बाद दूसरा आया, वो एलिमेंट ऐसा भी होना चाहिए कि वो लीस्ट रिएक्टिव हो। जैसे मान लो किसी को मॉनिटर बनाना अगर हमको, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमको एक ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़की चाहिए, जिसका कम से कम झगड़ा हो, ठीक है? क्लियर? अ, तो अगर वो लीस्ट रिएक्ट ठीक है? वो अबंडेंस होना चाहिए, ठीक है? वो लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए सॉरी, ठीक है? इट शुड बी अबंडेंस, इट शुड नॉट बी लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है? अगर मान लो कोई मॉनिटर बनाना है किसी को तो बिल्कुल सुस्त हो, उसको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है? और अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, तो भी नहीं उसको बनाया जाएगा। तो वो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है?